हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 5 का अभ्यास प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्न 7 तक करा दिया था। अब आइए देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 है आपका 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार पर 2 लीटर डाई ऑक्सीजन तथा 0.8 बार पर 0.5 लीटर डाई हाइड्रोजन को भरा जाता है, तो गैसीय मिश्रण का दाब क्या होगा। ठीक है, तो आपको गैसीय मिश्रण का दाब बताना है, जिसमें अलग अलग वैल्यू दी गई है। डाई ऑक्सीजन का जो मान दिया गया है वह है 0.7 बार और 2 लीटर आयतन। डाई हाइड्रोजन का जो दिया गया है वह है 0.8 बार और 0.5 लीटर आयतन। ठीक है, और किसको भरना है? 1 लीटर के फ्लास्क में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लीटर का फ्लास्क दोनों के लिए है। डाई ऑक्सीजन के लिए भी 1 लीटर में भरना है इसको, और डाई हाइड्रोजन को भी 1 लीटर में भरना है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर आप देख रहे हैं चेंज नहीं हो रहा है। तो हम जो है पहले बॉयल के नियम के अनुसार दाब निकालेंगे और फिर दोनों दाबों को जोड़ देंगे, जिससे गैसीय मिश्रण का दाब पता हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना गैस मिश्रण में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आंशिक दाब क्रमशः P1 तथा P2 है। ठीक है, गैस मिश्रण में डाई हाइड्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन के आंशिक दाब क्रमशः P1 तथा P2 हैं। डाई हाइड्रोजन गैस के लिए P1 V1 बराबर P2 V2। तो डाई हाइड्रोजन के लिए जो दाब दिया गया है वह 0.8 है और आयतन दिया गया है 0.5। P2 ज्ञात करते हैं और V2 का मान जो है 1 लीटर है। तो P2 बराबर हो जाएगा आपका P1 V1 बटे V2। ठीक है, तो 0.8 इंटू 0.5 बटा 1, तो यहाँ से P2 निकल जाएगा 0.4 बार। अब आते हैं डाई ऑक्सीजन गैस के लिए निकालते हैं, तो इसके लिए भी ठीक वही सूत्र लगाएंगे, P1 V1 बराबर P2 V2। तो P1 का मान है डाई ऑक्सीजन के लिए 0.7, V1 का मान है 2 लीटर, P2 और V2 का मान है 1 लीटर। तो P2 बराबर हो जाएगा आपका 0.7 गुणे 2 बटा 1, अर्थात 1.4 बार। तो यह डाई ऑक्सीजन के लिए दाब जो निकला है 1.4 बार है, और डाई हाइड्रोजन के लिए जो दाब निकला है 0.4 बार है। अतः गैस के मिश्रण का कुल दाब क्या होगा? तो गैस के मिश्रण का कुल दाब बराबर P बराबर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 0.4 प्लस 1.4 बराबर हो जाएगा आपका 1.8 बार। तो यह गैस मिश्रण का कुल दाब हो गया 1.8 बार। ठीक है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपने क्या किया? पहले हाइड्रोजन गैस के लिए दाब निकाला, फिर ऑक्सीजन गैस के लिए दाब निकाला, फिर मिश्रण के दाब के लिए दोनों दाब को आपने ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 2 बार दाब पर एक गैस का घनत्व 5.46 ग्राम घन डेसीमीटर है, तो STP पर इसका घनत्व क्या होगा? ठीक है, तो आपको घनत्व बताना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। 27 डिग्री सेल्सियस पर ताप दिया हुआ है, यहाँ पे दाब जो दिया है 2 बार दिया है, और गैस का घनत्व 5.46 ग्राम घन डेसीमीटर दिया हुआ है। आपको STP पर घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक गैस का आणविक द्रव्यमान का जो सूत्र होगा वह होगा M बराबर DRT बटा P। गैस का आणविक द्रव्यमान का सूत्र M बराबर DRT बटा P, जहाँ पर D घनत्व है, R गैस नियतांक है, T परम ताप है और P क्या है? दाब है। चूंकि दो भिन्न दशाओं में आणविक द्रव्यमान तापक्रम और दाब के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, दो भिन्न दशाओं में आणविक द्रव्यमान जो है M जो है वह तापक्रम
और दाब के साथ परिवर्तित नहीं होता है। अतः यह जो समीकरण है इसको हम दो बार लिखेंगे, दी गई दशा के लिए और एसटीपी पर। तो यम बराबर DRT बटा P के लिए आप लिखें। अतः पहली दशा के लिए, दी गई दशा के लिए जो D1RT1 बटे P1 और एक एसटीपी पर, तो एसटीपी पर D2RT2 बटे P2। ठीक है, R गैस नियतांक है तो बदलेगा नहीं। तो D1RT1 बटे P1 दी गई दशा के लिए, तो जो सूचना दी गई है आपके क्वेश्चन में उसके अनुसार इसमें मान रखें। तो जो घनत्व गैस का दिया है D1 वो है 5.46 R और ताप दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 में 273 जोड़ देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, और दाब जो दिया था 2 बार दिया था, यह हो गया। अब एसटीपी पर D2 घनत्व आपको ज्ञात करना है, गैस नियतांकार, और एसटीपी पर ताप जो होता है वह 273 केल्विन होता है, और दाब जो होता है वह 1 बार होता है। ठीक है, एसटीपी पर ताप 273 केल्विन हो गया और दाब जो हो गया वह 1 बार हो गया। अब आपको यह D2 निकालना है। R से R कैंसिल हो गया, गैस नियतांक R से R कैंसिल हो गया। D2 बराबर, तो आपका हो जाएगा D2 बराबर 5.46 गुणे 300 बटे 2 गुणे 273। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 ग्राम प्रति घन डेसीमीटर। ठीक है, तो एसटीपी पर जो घनत्व होगा वह होगा 3 ग्राम प्रति घन डेसीमीटर। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। 10 नंबर देखते हैं। यदि 546 डिग्री सेल्सियस तथा 0.1 बार दाब पर 34.05 ml फास्फोरस वाष्प का भार 0.0625 ग्राम है, तो फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 546 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, इसमें 273 जोड़ के केल्विन में इसको चेंज कर लेंगे। जब 546 में 273 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 819 केल्विन। ठीक, दाब जो दिया गया है वह 0.1 बार दिया है, और फास्फोरस का आयतन दिया गया है 34.05 ml। 34.05 ml यह आपके V का मान दिया गया है। इसको घन डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे। 34.05 ml को चेंज कर लेंगे। फास्फोरस वाष्प का भार जो दिया गया है 0.625 ग्राम। ठीक है, इसको यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे गैस समीकरण लगाएंगे। गैस समीकरण P बराबर nRT, P बराबर nRT या P बराबर n मोलों की संख्या को आप लिख सकते हैं W बटे m RT या स्मॉल m बटे कैपिटल M RT। ठीक है, तो यह हो गया P बराबर W बटे m RT। अब यहाँ पे जो सूचनाएं दी गई हैं उसको लिखें। P बराबर दिया है 0.1 बार, V बराबर जो दिया है वह है आपका 34.05 ml। इसको चेंज करेंगे 340.5 गुणे 10⁻³ घन डेसीमीटर। भार जो दिया गया है W का मान वह 0.625 ग्राम दिया गया है। R का मान जो होगा 0.0831 बार घन डेसीमीटर पर केल्विन पर मोल रखेंगे, और T का मान 546 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात 819 केल्विन हो जाएगा। आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है, कैपिटल M का मान निकालना है। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा इस सूत्र से WRT बटे PV। WRT बटे PV हो जाएगा। कैपिटल M बराबर WRT बटे PV। W का मान जो है आप रखें, तो यह हो गया आपका 0.0625। W का मान हो गया, R का मान 0.0831, T का मान आपका 819 केल्विन, P का मान 0.1 और V का मान 340.5 गुणे 10⁻³ अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 124.92 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अतः फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान जो आएगा वह होगा 124.92 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से P बराबर nRT, P बराबर W बटे m RT, W बराबर m बराबर WRT बटे PV से इसको सॉल्व करेंगे।
तो इसमें जो है भार जो दिया गया था वह था आपका 0.0625 ग्राम। तो यह आप वैल्यू यहाँ रखें हैं भार का 0.0625 ग्राम। ठीक है, सॉल्व करने के बाद 124.92 ग्राम पर मोल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक विद्यार्थी 27 डिग्री सेल्सियस पर गोल पेंदे के फ्लास्क में अभिक्रिया मिश्रण डालना भूल गया। ठीक है, एक विद्यार्थी जो है 27 डिग्री सेल्सियस पर गोल पेंदे के फ्लास्क में अभिक्रिया मिश्रण डालना भूल गया तथा उस फ्लास्क को ज्वाला पर रख दिया। कुछ समय पश्चात उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उत्तापमापी की सहायता से फ्लास्क का ताप 477 डिग्री सेल्सियस पाया। आप बताइए कि वायु का कितना भाग फ्लास्क से बाहर निकला। तो आप देख रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस पर गोल पेदी के फ्लास्क को उसने रख दिया गया है ज्वाला पर और उसने अभिक्रिया मिश्रण नहीं डाला है, वह गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद जो है जब उन्होंने ताप को नापा तो फ्लास्क का ताप 477 डिग्री सेल्सियस आया। अब आपको बताना है वायु का कितना भाग जो है फ्लास्क से बाहर निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी P बराबर nRT लगाएंगे। दो कंडीशन है, गर्म करने से पहले, गर्म करने के बाद। ठीक है, दो समीकरण बनाएंगे, P बराबर N1RT1, P बराबर N2RT2। उसके बाद दोनों समीकरण को भाग देकर हम जो है हवा का मान निकालेंगे, अर्थात मोलों की संख्या के रूप में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। खुले फ्लास्क को गर्म करने की प्रक्रिया में, ठीक है, खुले फ्लास्क को गर्म करने की प्रक्रिया में उसके आयतन तथा दाब को स्थिर माना जा सकता है। फ्लास्क खुला है तो उस समय हम दाब और आयतन को स्थिर मान सकते हैं। खुले फ्लास्क को गर्म करने की प्रक्रिया में उसके आयतन तथा दाब को स्थिर माना जा सकता है। ठीक है, यह मानते हुए कि फ्लास्क में हवा के मोलों की संख्या गर्म करने पर पहले तथा बाद में क्रमशः N1 और N2 है। ठीक है, गर्म करने से पहले हवा के मोलों की संख्या N1 है और गर्म करने के बाद हवा के मोलों की संख्या N2 है। तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार P बराबर nRT के अनुसार यह तो बदलेगा नहीं, P और V, खुला फ्लास्क है, P और V चेंज नहीं होगा। तो P बराबर N1RT1 पहला कंडीशन गर्म करने से पहले, और गर्म करने के बाद P बराबर N2RT2। गैस नियतांक R का मान चेंज नहीं होगा। तो P बराबर N1RT1, N1RT1 का मान 27 डिग्री सेल्सियस था, 273 जोड़ लें, यह हो जाएगा N1R 273 प्लस 27 गर्म करने से पहले, समीकरण 1। P बराबर N2RT2, यह हो जाएगा N2R और T2 का मान 477 डिग्री सेल्सियस था, 273 उसमें जोड़ लें केल्विन चेंज करने के लिए। तो N2 × R 273 प्लस 470, यह गर्म करने के बाद है, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग कर दीजिए। तो जब आप भाग देंगे तो PV से PV कट जाएगा, 1 बचेगा। इधर PV से PV कैंसिल होके 1 बचेगा और इधर आपका हो जाएगा N1 × 300 बटे N2 × 750। ठीक है, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो N2 बराबर आ जाएगा 300 बटे 700 × N1। N2 बराबर आ जाएगा 300 बटे 700 × N1। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यह आ जाएगा N2 बराबर 2 बटे 5 N1। ठीक है, N2 बराबर 2 बटे 5 N1 हो जाएगा। आगे जो है गर्म करने पर निष्कासित हवा के मोलों की संख्या, N2 का मान निकल चुका है। N2 बराबर हो गया आपका 300 बटे 750। ठीक है, 300 बटे 750 हो गया आपका N1। N2 का मान हो गया आपका। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो N2 बराबर हो जाएगा 2 बटे 5 N1। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर N2 बराबर 2 बटे 5 N1 हो जाएगा। अतः गर्म करने पर निष्कासित हवा के मोलों की संख्या कितनी होगी?
तो हवा के मोलों की संख्या n1 माइनस n2, तो n1 ही है, अब माइनस n2 का मान 2/5 n1, ठीक है। तो इसे माइनस करेंगे तो 3/5 n1 हो जाएगा। तो गर्म करने पर निष्कासित हवा के मोलों की संख्या कितनी हो गई? 3/5 n1 हो गई। अतः निष्कासित हवा का भाग कितना होगा? तो निष्कासित हवा का भाग जो है 3/5 n1 और पहले था n1, ठीक है। निष्कासित हवा का भाग 3/5 n1 से n1 कट गया, तो निष्कासित हवा का भाग कितना होगा? 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 3.32 बार पर 5 घन डेसीमीटर आयतन घेरने वाली 4 मोल गैस के ताप की गणना कीजिए, ठीक है। तो जो दाब दिया है यहाँ पे 3.32 बार दिया है, आयतन दिया है 5 घन डेसीमीटर और गैस का मोल दिया है 4 मोल। पे आपको ताप निकालना है। आर का मान दिया है 10.83 बार घन डेसीमीटर पर मोल, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर भी गैस समीकरण लगाएंगे, P बराबर nRT को, और T बराबर हो जाएगा P/nR। मान रख देंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12, गैस समीकरण के अनुसार P बराबर nRT, तो T बराबर हो जाएगा PV/nR। P का मान जो दिया है 3.32, V का मान 5, ठीक है, जो सूचना दी गई है प्रश्न में। दाब कितना दिया है? 3.32 बार दिया है, 3.32, और आयतन कितना दिया है? 5 घन डेसीमीटर दिया है। तो मान को रखेंगे, P बराबर nRT, तो T बराबर PV/nR। P का मान 3.32 और V का मान 5, और N 4 मोल दिया हुआ है, तो N 4 हो गया। R का मान 10.083, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ताप निकल जाएगा 50 केल्विन, ठीक है। तो यह 50 केल्विन आपका आंसर हो गया। तो गैस समीकरण के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे, P बराबर nRT से, तो T बराबर P/nR वैल्यू रख देंगे, आपका 50 केल्विन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। तो इसके लिए आपको नाइट्रोजन की मोल निकालना होगा, ठीक है। तो मोल निकालना होगा, उसके बाद जो है मोल निकालने के बाद इसमें मोलों की संख्या से गुणा करना होगा। उसके बाद जो है नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, N2 में, तो उससे फिर मल्टीप्लाई कर देना होगा, फिर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से। तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या पहले निकालेंगे, तो N2 के मोल बराबर, ठीक है, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट जो दिया गया है वो है 1.4 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है N2 का 28 होता है। तो डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए नाइट्रोजन के कितने? 10.05 मोल, ठीक है। तो N2 अणु के मोलों की संख्या 10.05 हो गई। तो N2 के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, 10.05 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो मोल इंटू Na, तो मोल का मान कितना है? 10.05, और Na का मान होता है गड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो यह हो गए आपके N2 अणुओं की संख्या, ठीक है। और एक N2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो एक N में 7 होते हैं, तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसलिए उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10.05 × 6.022 × 10⁻23 × 14, ठीक है। क्योंकि N2 के एक अणु में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने अणुओं में क्या होगा? तो 14 मल्टीप्लाई कर दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल गए वह 4.215 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपने देखा कि 1.4 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 4.215 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह आपका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 14, यदि 1 सेकेंड में 10⁻10 गेहूं के दाने वितरित किए जाएं, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर दाने वितरित करने में कितना समय लगेगा? ठीक है,
ये आपको निकालना है कि अवगाद्रो संख्या के बराबर अर्थात 6.022 × 10⁻23 दानों को वितरित करने में कितना समय लगेगा। और यहाँ पे दिया गया है कि 1 सेकेंड में 10⁻10 गेहूं के दाने वितरित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है अवगाद्रो की संख्या में 10⁻10 से डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसको आप वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 को। यह आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। चूंकि 6.022 × 10⁻23 दाने वितरित होने में लगा समय आपको निकालना है, बराबर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 बटे 10⁻10। 10⁻10 1 सेकेंड में हो रहा है, तो आपको इतना दाने वितरित करना है। तो 6.022 × 10⁻23 बटा 10⁻10 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह सेकेंड में आंसर आएगा। वर्ष में चेंज करने के लिए इसमें 3.156 × 10⁻7 से भी डिवाइड कर देंगे तो वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.908 × 10⁻6 वर्ष। ठीक है, यह वैल्यू कहाँ से आई है? तो यह वैल्यू आई है कि एक वर्ष में 3.156 × 10⁻7 सेकेंड होता है। एक वर्ष में कितना सेकेंड होता है? तो एक ईयर में 3.156 × 10⁻7 सेकेंड होता है। तो वर्ष में चेंज करने के लिए इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो आप आंसर आ जाएगा 1.908 × 10⁻6 वर्ष लग जाएंगे अवगाद्रो नंबर के बराबर दाने को वितरित करने में। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 घन डेसीमीटर आयतन वाले फ्लास्क में 8 ग्राम डाई ऑक्सीजन तथा 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन के मिश्रण का कुल दाब कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल दाब आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, डाई ऑक्सीजन और डाई हाइड्रोजन का मोलों की संख्या निकाल के ऐड कर लेंगे, कुल मोलों की संख्या निकल जाएगी। उसके बाद P बराबर NRT से P की गणना कर लेंगे। कैसे लगाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो कुल मोलों की संख्या बराबर N1 धन N2 अर्थात N1 का मान वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑक्सीजन का जो वेट दिया है 8 ग्राम और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 हो गया। अब प्लस जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वेट 4 ग्राम दिया है और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2 होता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें तो यह आ गया मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या 2.25 मोल। ठीक है, तो मिश्रण में कुल मोल कितने हो गए? 2.25 हो गए। अब आप आदर्श गैस समीकरण लगाएं, P बराबर NRT। तो P निकालना है आपको, V का मान 1 लीटर हो गया और N का मान जो आप निकाले हैं मिश्रण के कुल मोलों की संख्या 2.25, R का मान 0.083 और T का मान 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसमें ऐड करेंगे 273 अर्थात 300 केल्विन। मल्टीप्लाई कर लें तो दाब निकल जाएगा आपका 56.025 बार। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसमें आप देख रहे हैं कि डाई ऑक्सीजन 8 ग्राम था, डाई हाइड्रोजन 4 ग्राम था, आयतन जो है 1 घन डेसीमीटर था, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व किया। सबसे पहले आपने कुल मोलों की संख्या निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद आदर्श गैस समीकरण लगाया, P बराबर NRT। P V का मान 1 घन डेसीमीटर दिया हुआ था आयतन, N का मान आप निकाले हैं 2.25, R का मान 0.083 होता है और T 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़े हैं तो 300 केल्विन हो गया है। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो दाब का मान निकल जाएगा 56.025 बार। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गुब्बारे के भार तथा विस्थापित वायु के भार के अंतर को पेलोड कहते हैं। ठीक है, गुब्बारे के भार तथा विस्थापित वायु के भार के अंतर को पेलोड कहते हैं। यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर 10 मीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे में 1.66 बार पर 100 किलोग्राम हीलियम भरी जाए। ठीक है, यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर 10 मीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे में 1.66 बार पर 100 किलोग्राम हीलियम भरा जाए तो पेलोड की गणना कीजिए।
पेलोड होता क्या है? पहले गुब्बारे के भार तथा विस्थापित वायु के भार के अंतर होता है। गुब्बारे का भार और विस्थापित वायु के भार का अंतर को पेलोड कहा जाता है। तो हमें पहले अंतर निकालना होगा। वायु का घनत्व जो दिया है प्रश्न में 1.2 ग्राम प्रति घन मीटर दिया हुआ है, और आर का मान जो दिया है वह 0.083 बार घन डेसीमीटर पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को? तो पहले हम अंतर निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, गुब्बारे का आयतन निकालते हैं। गुब्बारे का आयतन बराबर तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गुब्बारे का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा गुब्बारे का आयतन 4190.5 घन मीटर। ठीक है, इसको चेंज कर दें घन डेसीमीटर में, तो यह हो जाएगा 4190.5 × 10⁻³ घन डेसीमीटर। ठीक, अब जो है गुब्बारे में भरी हीलियम का भार कितना होगा वह निकालें। गुब्बारे में भरी हीलियम का भार PV बराबर nRT। तो P बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M इंटू RT। P का मान 1.66 प्रश्न में दिया हुआ है। V का मान आयतन आप निकाल चुके हैं 4190.5 × 10⁻³ स्मॉल m बटे कैपिटल M। ठीक है, हीलियम का द्रव्यमान स्मॉल m और हीलियम का अणु द्रव्यमान 4 हो गया। स्मॉल m बटे कैपिटल M 4 हीलियम का अणु द्रव्यमान। R का मान प्रश्न के अनुसार 0.083 और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 27,273 अर्थात 300। यहाँ से हीलियम का जो वेट निकलेगा, स्मॉल m का मान निकलेगा, तो स्मॉल m बराबर यह निकल जाएगा आपका 1117.47 किलोग्राम। ठीक है, पहले ग्राम में आप निकलेगा यह वैल्यू, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो यह निकल गया 1117.47 किलोग्राम। ठीक, गुब्बारे का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो गुब्बारे का कुल द्रव्यमान 100 प्लस 1117.47, तो यह टोटल हो गया गुब्बारे का कुल द्रव्यमान 1217.47 किलोग्राम। ठीक है, गुब्बारे का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 1217 क्योंकि हीलियम कितना भरा गया है? 100 किलोग्राम, तो इसको भी ऐड करना होगा। तो आप जो है गुब्बारे का कुल द्रव्यमान में हीलियम के द्रव्यमान को भी ऐड कर रहे हैं। तो हीलियम का द्रव्यमान जो है आपका 100 किलोग्राम है, और हीलियम का जो भार निकला है, ठीक है, वह है आपका 1117.47 किलोग्राम। तो टोटल जो हो गए आपके 1217.47 किलोग्राम। गुब्बारे द्वारा विस्थापित वायु का आयतन, गुब्बारे द्वारा विस्थापित वायु का आयतन जो है वह है 4190.5 घन मीटर। गुब्बारे द्वारा विस्थापित वायु का आयतन कितना है? 4190.5 घन मीटर। विस्थापित वायु का भार कितना होगा? तो विस्थापित वायु का भार आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन का मान 4190.5 और घनत्व 1.2। ठीक है, तो विस्थापित वायु का भार हो जाएगा 5028.6 किलोग्राम। अब इसका डिफरेंस निकालना है। तो गुब्बारे का पेलोड बराबर तो 5028.6 किलोग्राम माइनस यह जो आपका गुब्बारे का कुल द्रव्यमान आया है 1217.47 किलोग्राम। तो डिफरेंस आएगा घटाने पे 3811.1 किलोग्राम। 3811.1 किलोग्राम यह आपका आंसर है, यही आपका गुब्बारे का पेलोड होगा। ठीक है, गुब्बारे द्वारा विस्थापित, ठीक है, गुब्बारे द्वारा विस्थापित वायु का आयतन आप पहले निकाल चुके थे। यह आया है आपका 4190.5 घन मीटर, यह आया है। तो यह जो आपका वैल्यू है यहाँ पे इसको रखा गया था। गुब्बारे द्वारा विस्थापित वायु का आयतन 4190.5 घन मीटर। विस्थापित वायु का भार आयतन गुणे घनत्व से, ठीक है, तो आयतन का मान 4190.5 और घनत्व 1.2, तो यह हो गया आपका 5028.6 किलोग्राम। तो गुब्बारे का पेलोड कितना होगा? तो डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 5028.6 माइनस
1217.47, ठीक है, जो गुब्बारे का कुल द्रव्यमान था। तो अंतर करेंगे तो आ जाएगा आपका 3811.1 किलोग्राम। यह गुब्बारे का पेलोड होगा और यह आपका आंसर होगा। तो आपने देखा कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है गुब्बारे का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो गुब्बारे का आयतन जो होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब से निकलेगा। तो जो आर का मान दिया था 10 मीटर त्रिज्या दिया हुआ था, इसको सॉल्व करने पे गुब्बारे का आयतन आएगा आपका 4190.5 घन मीटर। इसको घन डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4190.5 × 10⁻³ घन डेसीमीटर। इसका यूज हम करेंगे गैस समीकरण में। तो गुब्बारे में भरी हीलियम का भार कितना होगा, P बराबर nRT, n बराबर हो जाएगा स्मॉल m बटे कैपिटल MRT। यहाँ से स्मॉल m निकालेंगे तो P का मान 1.66, V का मान 4190.5 × 10⁻³ घन डेसीमीटर और स्मॉल m बटे कैपिटल M का मान हीलियम के लिए 4 होता है और R का मान 0.083 और T का मान 300। यहाँ से स्मॉल m निकल जाएगा। स्मॉल m का मान जो निकलेगा वो है, ठीक है, 1117.47 किलोग्राम। अब गुब्बारे का कुल द्रव्यमान निकाल लेंगे तो 100 प्लस 1117.47 जोड़ लेंगे क्योंकि हीलियम का जो द्रव्यमान है वो 100 किलोग्राम है। तो ऐड करने पे 1217.47 किलोग्राम आ गया। गुब्बारे द्वारा विस्थापित वायु का आयतन जो ऊपर अभी निकाले हैं आप 4190.5 घन मीटर था। अब जो है विस्थापित वायु का भार निकालना है आयतन इंटू घनत्व से। आयतन का मान 4190.5, घनत्व का मान 1.2, मल्टीप्लाई करने पे 5028.6 किलोग्राम आ गया। तो यह विस्थापित वायु का भार निकल चुका है। अब आप गुब्बारे का पेलोड निकाल लें डिफरेंस से। तो डिफरेंस क्या हो गया, तो विस्थापित वायु का भार 5028.6 किलोग्राम और माइनस गुब्बारे का कुल द्रव्यमान 1217.47 किलोग्राम। तो माइनस करें तो यह आ गया आपका गुब्बारे का पेलोड 3811.1 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 31.1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 बार दाब पर 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा घेरे गए आयतन की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ताप दिया गया है वह 31.1 डिग्री सेल्सियस है। दाब जो है 1 बार दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो वजन दिया है 8.8 ग्राम है। घेरे गए आयतन की गणना करना है, V का मान निकालना है। R का मान जो दिया है 0.083 बार लीटर पर मोल दिया हुआ है। तो आदर्श गैस समीकरण यहाँ अप्लाई करेंगे। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार P बराबर nRT, P बराबर n का मान स्मॉल m बटे कैपिटल M इंटू RT। ठीक है, P का मान 1 बार दिया हुआ है, V आपको निकालना है और स्मॉल m का मान 8.8 प्रश्न में दिया हुआ है और कैपिटल M जो होता है वो कितना होता है, 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। स्मॉल m 8.8 ग्राम दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान जो हो जाएगा वो 44 हो जाएगा आपका। तो P का मान 1, V निकालना था और N मतलब स्मॉल m बटे कैपिटल M। स्मॉल m 8.8 ग्राम और कैपिटल M कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का आपका 12 होता है और O2 ऑक्सीजन का जो है आपका 32 हो जाएगा। O2 का 32 हो जाएगा। तो 32 12, ठीक है, 32 और 12 को आप ऐड कर देंगे तो 44 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह हो गया। और R का मान प्रश्न में 0.083 और T जो दिया था 31.1 डिग्री सेल्सियस उसमें 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में चेंज हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर जो है आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 8.083 30.304.1 हो जाएगा। ऐड करेंगे इसको तो आप बटे 44 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आयतन निकल जाएगा 5.05 घन डेसीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो आयतन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो आ जाएगा 5.05 घन डेसीमीटर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है समान दाब पर किसी गैस के 2.9 ग्राम द्रव्यमान का 95 डिग्री सेल्सियस तथा 0.184 ग्राम डाई हाइड्रोजन का 17 डिग्री सेल्सियस पर आयतन समान है। ठीक है, तो समान दाब पर किसी गैस के
2.9 ग्राम द्रव्यमान का 95 डिग्री सेल्सियस तथा 0.184 ग्राम डाई हाइड्रोजन का 17 डिग्री सेल्सियस पर आयतन समान है। बताइए कि गैस के मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको गैस का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो आदर्श गैस समीकरण आप लगाएंगे, गैस का मोलर द्रव्यमान आप मान लेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पे दाब और आयतन दोनों समान हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। माना गैस का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है, मान लेंगे गैस का मोलर द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV बराबर nRT, चूंकि दाब P तथा आयतन भी दोनों समान है। ठीक है, गैस के लिए PV बराबर nRT स्मॉल m बटे कैपिटल M, स्मॉल m 2.9 बटे कैपिटल M R और T का मान 273.95। ठीक है, स्मॉल m का मान आप देख सकते हैं, प्रश्न में दिया है 2.9 ग्राम दिया हुआ है। तो गैस के लिए आप लगाएं P बराबर nRT को, P बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M RT। तो P बराबर 2.9 बटे कैपिटल M R और T का मान 95 डिग्री सेल्सियस दिया है, 273 ऐड करेंगे, 273 धन 95, इसको मान लिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, यह गैस के लिए हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए समीकरण लगाते हैं, P बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M इंटू RT। तो P बराबर स्मॉल m का मान 0.184 और कैपिटल M जो होगा हाइड्रोजन का H2 के लिए 2 होता है R, और T का मान 17 डिग्री सेल्सियस दिया है, 273 ऐड करेंगे, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब जो है समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जब आप डिवाइड करेंगे, बराबर डिवाइड करेंगे, तो यह PV से PV कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा आपका 2.9 M, और यह आपका R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 378 आ जाएगा, और इधर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका 0.184 बटे 2 290। ठीक है, और PV से PV कैंसिल हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन एक दूसरे के बराबर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है समान है, समान दिया हुआ ना, तो आपको इसको इक्वल टू करना होगा, बराबर करना होगा। तो जब आप बराबर करेंगे तो उस स्थिति में समीकरण 1 और 2 बराबर होने पे PV कैंसिल हो जाएगा, RR कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2.9 बटा M, इसको ऐड करने पे 368, और इधर आ जाएगा आपका 0.184 बटे 2 290। यहाँ से कैपिटल M बराबर आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 40 ग्राम पर मोल कैपिटल M का मान। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने पहले गैस के लिए आपने समीकरण बनाया, फिर जो है डाई हाइड्रोजन के लिए आपने समीकरण बनाया, दोनों समीकरण को आपने बराबर किया और आपका आंसर आया। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका एक बार दाब पर। ठीक है, एक बार दाब पर डाई हाइड्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन के मिश्रण में 20% डाई हाइड्रोजन रखा जाता है। ठीक है, एक बार दाब पर डाई हाइड्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन के मिश्रण में 20% डाई हाइड्रोजन भार से रखा जाता है। तो डाई हाइड्रोजन का आंशिक दाब क्या होगा। ठीक है, तो आपको आंशिक दाब निकालना है। कैसे निकालेंगे, 20% है तो 100 पे लेते हैं। माना मिश्रण का संपूर्ण द्रव्यमान 100 ग्राम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मानेंगे मिश्रण का संपूर्ण द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 20 ग्राम, ऑक्सीजन, ठीक है 20% दिया है अर्थात 20 ग्राम हो गया। ठीक है, प्रश्न में आप देख सकते हैं 20% डाई हाइड्रोजन है। तो माना मिश्रण का संपूर्ण द्रव्यमान कितना, 100 ग्राम। डाई हाइड्रोजन का द्रव्यमान 20 ग्राम हो जाएगा उस स्थिति में। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 - 20 अर्थात 80 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या जो हो जाएगा स्मॉल m बटे कैपिटल M,
तो स्मॉल m जो है 20 ग्राम है और कैपिटल M 2, तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 10। ऑक्सीजन के मोलों की संख्या स्मॉल m बाई कैपिटल M, तो ये स्मॉल m 80 और कैपिटल M 32, तो यह ऑक्सीजन के मोलों की संख्या हो जाएगा 2.5। मिश्रण के मोलों की संख्या अर्थात कुल मोलों की संख्या, तो 10 प्लस 2.5 यह हो जाएगा 12.5। यह हो जाएगा आपका मिश्रण के कुल मोलों की संख्या 12.5। अब आप हाइड्रोजन का आंशिक दाब निकालेंगे। हाइड्रोजन का आंशिक दाब बराबर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या गुणे कुल दाब। हाइड्रोजन का आंशिक दाब बराबर हाइड्रोजन के मोल बटे मोलों की कुल संख्या गुणे कुल दाब। मान रख दें हाइड्रोजन के मोल जो निकले हैं वे 10 हैं, मोलों की कुल संख्या जो निकली है 12.5 है और कुल दाब जो है आपका 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो हाइड्रोजन का आंशिक दाब आया आपका 0.8 बार। यह आपका आंसर हो जाएगा 0.8 बार। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 20% दिया है उसको 100 ग्राम मान के 20 ग्राम ले लेते हैं। दाब जो दिया है 1 बार दाब है। ठीक है, कुल मोलों की संख्या निकालते हैं, फिर जिस गैस का पूछा रहता है उसका आंशिक दाब निकालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा था कि सबसे पहले मिश्रण का संपूर्ण द्रव्यमान मान लिया गया 100 ग्राम, फिर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 20 ग्राम हो गया 20% के हिसाब से, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 100 - 20 अर्थात 80 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन के मोलों की संख्या आपने निकाला स्मॉल m बटे कैपिटल M से, तो 10 मोल आ गया। ऑक्सीजन के मोलों की संख्या आपने निकाला स्मॉल m बाई कैपिटल M से, तो 2.5 मोल आ गया। मिश्रण के कुल मोलों की संख्या दोनों को आपने ऐड कर दिया तो 12.5 हो गया। तो हाइड्रोजन का आंशिक दाब कितना होगा, तो हाइड्रोजन के मोल बटे कुल मोल गुणे कुल दाब। मान आपने रख दिया, हाइड्रोजन का मोल 10, मोलों की कुल संख्या 12.5 और कुल दाब 1 बार दिया हुआ है। सॉल्व कर दिया तो हाइड्रोजन का आंशिक दाब निकल गया 10.8 बार। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। यह दिया हुआ है आपका PV² T² बटा N राशि के लिए SI इकाई क्या होगी। ठीक है, तो आपको SI इकाई निकालना है, तो देखते हैं इसको। यह है आपका PV² T² बटे N के लिए SI इकाई क्या होगा, तो यह आपका दाब है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। आयतन का होता है घन मीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। टेम्परेचर का केल्विन है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। और N मतलब मोल होता है। यह हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दें, तो सॉल्व करेंगे तो अब आ जाएगा न्यूटन मीटर पे 4, केल्विन पे 2 और मोल पे -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा दिया गया था PV² T² बटा N, तो यह प्रेशर था, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पे -2। आयतन का घन मीटर होता है, स्क्वायर किया गया है तो घन मीटर का स्क्वायर कर दिए। टेम्परेचर का केल्विन होता है तो केल्विन का स्क्वायर कर दिए। N मोल होता है तो मोल हो गया। अब इसको आपने सॉल्व कर दिया तो यह आ गया आपका न्यूटन मीटर पे 4, केल्विन पे 2, मोल पे -1। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।